अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। आधुनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कम समय में अधिक आय का साधन। सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने हेतु तो किसान कैसे करें चारे को यूरिया से उपचारित। वर्तमान समय में स्ट्रॉबेरी फल की काफी डिमांड है और इसी को देखते हुए हमारे प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसान इसकी खेती करने लगे हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। यदि किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती आधुनिक तकनीकी से करते हैं तो वो कम समय में और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी खेती आधुनिक तकनीकी से कैसे करना है, क्या है आधुनिक तकनीकी, आइए जानते हैं डॉक्टर एस.के. भाटिया से। जो शब्द स्ट्रॉबेरी है वो इसलिए बना हुआ है कि इसके जो फ्रूट हैं वो ज़मीन की बजाय किसी घास फूस पे या स्ट्रॉ पे या मल्च पे लगे, इसलिए इसका नाम स्ट्रॉबेरी है। और हम ये चाहते हैं कि बजाय हम इसको ज़मीन के, अगर इसको हम ट्रेली सिस्टम पे लाएं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. भाटिया ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने की नई तकनीक के अंतर्गत पौधों को अलग अलग तरीकों से लगाकर शोध किया। तो उन्होंने कौन सी स्ट्रॉबेरी की खेती करने की प्रणाली को किसानों के लिए फायदेमंद बताया, आइए जानते हैं उन्हीं से। उसमें हमने जो लगाया है एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल के अलावा एक हॉरिजॉन्टल प्लांट्स हैं स्लांटिंग पोजीशन में, दूसरे स्लांटिंग प्लांट हैं स्लांटिंग पोजीशन में, चौथा जो सिस्टम लगाया है हमने वो प्लांट भी वर्टिकल है, सिस्टम भी वर्टिकल है। जो हम इनिशियल स्टडीज जो हमारे शुरू के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो सिस्टम जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो अच्छा है, और दूसरा जो स्लांटिंग सिस्टम है प्लांट हॉरिजॉन्टल है वो दूसरे नंबर पे है। तो ये दो सिस्टम हमारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं ये, और हम ये चाहते हैं हमारे किसान भाई बजाय उसको जमीन के अगर यहाँ लगाएं तो बड़ी अच्छी बात है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं स्ट्रॉबेरी के पौधों को उगाने के लिए जरूरी माध्यम की। तो स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए कौन कौन से अवयवों की जरूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। और इसमें जो हमने पाइपों के अंदर जो मिश्रण डाला है वो उसमें ज़मीन का कोई मिट्टी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इसके अंदर कोकोपीट है, साथ में वर्मिकोलाइट है, और साथ में कई जगह हमने मिक्सचर कर रखा है वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी मिट्टी है, बाकी हम ये कहेंगे भी एक सॉइल लेस कल्चर बोलते हैं। एक शब्द आजकल चला हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल पानी के अंदर, और ये हाइड्रोपोनिक्स से मिलता जुलता है। इसमें पानी नहीं है, पानी की जगह सॉइल लेस बिना मिट्टी का एक हमारा मीडिया है, उस मीडिया के अंदर हम इसको ग्रो करते हैं। और इसमें जो पानी देने का सिस्टम है वो भी ड्रिप सिस्टम से है, और साथ में जो फर्टिगेशन हम उसमें 100 ppm से लेकर 250 ppm तक अलग अलग कंसंट्रेशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला के लगाते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती खुले प्रक्षेत्र में करते हैं, जिससे एक तो उनकी फसल में रोग आने की संभावना ज्यादा रहती है और दूसरा उन्हें फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। इसी समस्या को देखते हुए डॉक्टर एस.के. भाटिया द्वारा अपनाई गई तकनीक से स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं सबसे ज्यादा इसका जो
फ़ायदा ये है जो ट्रैली सिस्टम है कि हम एक यूनिट के अंदर जो डेंसिटी है प्लांट की वो 3 गुना तक ले जा सकते हैं, 3 से 4 गुना तक। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे एकड़ के अंदर हम प्लांट्स लगाते हैं करीब 35,000 या 36,000, इस सिस्टम के अंदर हम लगा सकते हैं उसको, अगर 3 गुना हो जाते हैं तो ये करीब हो जाएगा 1,10,000 के आसपास। तो 1,10,000 जब हम प्लांट लगाएंगे और थोड़ा बहुत पैदावार के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा अंतर आएगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम करीब 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। और पैदावार भी ऐसी ले रहे हैं, क्वालिटी यूँ अच्छी आएगी कि ज़मीन से फ्रूट टच नहीं हो रहा, इसलिए वो बहुत अच्छा उसकी क्वालिटी रहेगी, सफाई भी रहेगी, ख़राब भी नहीं होगा। ये इसमें ज़रूर है कि दूसरी जो हम फसलें लगाते हैं वीट की या पैडी की, उससे ज़रूर इसमें इनकम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। इसका जो यूज़ है, एक हम बोलते हैं टेबल पर्पज़, तो वो बोलते हैं फ्रेश खाना, फ्रेश खाने में। और दूसरा आप देखते हैं इसके स्ट्रॉबेरी के जो जैम है, थोड़ी सी जैम में दिक्कत है, इसका जो अकीन्स, इसका जो बीज है वो कई बार कट की आवाज़ देता है। बाकी इसका जो स्ट्रॉबेरी में और में बड़े ज़्यादा यूज़ है, प्रोसेसिंग के अंदर प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें इसकी मिक्सिंग है, इससे बनते हैं। और ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ है जिसको टेबल पर्पज़ बोलते हैं, उसमें भी है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने हेतु तो किसान कैसे करें चारे को यूरिया से उपचारित। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों के पास धान की कटाई गहाई के बाद जो पुआल बचता है, किसान अक्सर उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप इस चारे को यूरिया से उपचारित करते हैं तो इसकी पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है, जिसे पशु बड़े चाव से खाते भी हैं। तो अपने स्तर पर सूखे चारे को यूरिया से उपचारित करके पौष्टिक कैसे बनाएं, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ पूर्णिया के पशु विशेषज्ञ हेमंत कुमार। चूंकि अभी अभी हमारे किसान भाई धान का उपज प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास प्रचुर मात्रा में पुआल है, और वो पुआल जो होता है किसान भाई अपना पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन मैं एक बात किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगा कि जो आप पुआल जो अपने जानवरों को खिलाते हैं उसमें जो पौष्टिकता रहती है वो बहुत ही कम रहती है, जिससे कि हमारे जानवरों का सिर्फ पेट भरता है लेकिन उससे पौष्टिक चीज़ उनको कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर एक उपचार यूरिया से अगर वैसे पुआल का हम उपचार कर देंगे तो वैसे जो पुआल होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% तक हो जाती है। साथ ही साथ जानवरों को कैल्शियम और फास्फोरस की भी उपलब्धता बढ़ जाती है। यूरिया उपचारित चारे को पशु बड़े चाव से खाते हैं, अधिक पचाते हैं तथा प्रोटीन अंश भी बढ़कर 7.5 से 8% हो जाता है। इस प्रकार उपचारित सूखे चारे से अनुपचारित चारे की अपेक्षा 60 से 70% अधिक पोषक तत्व प्राप्त होता है, जो देशी गाय एवं भैंसों की ओसरों में अनुरक्षण आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन देह भार वृद्धि करता है तथा दुधारू गाय भैंस में 4 से 6 किलोग्राम दूध बिना खल्ली दाना खिलाए प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं इसका विधि बतलाऊंगा जो कि बहुत ही आसान विधि है। 100 किलो पुआल हमारे किसान भाइयों को ले लेना है, उसको एक पॉलीथीन के ऊपर उसको बिछा देना है। उसके बाद उसमें 4 किलो यूरिया का आप 50 लीटर पानी में घोल बना लीजिए अच्छे तरीके से, और उस घोल को उस पुआल में अच्छे तरीके से छिड़काव कर दीजिए। और उसके बाद उसमें 3-4 बार पैर से आप लोग उसमें चढ़ जाइए, जिससे कि वो जो घोल है वो अच्छे तरीके से उस पुआल पे मिल जाए।
अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसी तरह से आपको वो ढेर को धीरे धीरे बढ़ाना, मतलब फिर 100 किलो उसमें आप पुआल डाल दीजिए और 4 किलो यूरिया और 50 लीटर पानी का घोल बना के उसमें छिड़काव कर दीजिए। इस तरीके से आप एक ढेर बना लीजिए और उस ढेर को आपको प्लास्टिक से अच्छी तरह से ढक देना है। ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें हवा अंदर ना जा सके और उसको 21 दिन आपको इसी तरीके से रखना है। 21 दिन तक उसमें रखने से जो यूरिया होता है उसमें केमिकल रिएक्शन पुआल के साथ करता है और उसको वो ज़्यादा पौष्टिक बना देता है। 21 दिन के बाद आप उस पुआल को बाहर निकाल सकते हैं। उस पुआल को निकालने के बाद उसको आप हवा में थोड़ा देर सुखा लीजिए। होता क्या है कि यूरिया का टूटने से उसमें अमोनिया गैस बन जाता है और अमोनिया के जो महक होता है उसके वजह से पशु उसको खाता नहीं है। और उसको अगर आप 15-20 मिनट हवा में सुखा लीजिएगा तो वो गंध उसमें ख़त्म हो जाता है और पशु उसको आसानी से खा सकता है। सावधानियां। उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। गेहूं के भूसे का उपचारण एक बार में 4 से 6 माह तक के लिए किया जा सकता है। यूरिया को पानी में भली भांति घोलें तथा यूरिया एवं पानी की मात्रा सही हो। यूरिया का घोल पशुओं की पहुंच से बाहर रखें, क्योंकि इस घोल के व्यवहार से पशु विष ग्रसित हो सकते हैं, मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। यूरिया का घोल चारे के ऊपर समान रूप से छिड़कना चाहिए तथा ढेर बनाते समय चारे की हर तह को पैरों से अच्छी तरह दबाना आवश्यक है। ढेरी का आकार गुंबदनुमा होना चाहिए। ढेरी को पॉलीथीन चादर अथवा खाद की बोरियों से या सूखे चारे से अच्छी तरह ढकना चाहिए। अब इस पुआल को ध्यान देने वाली योग्य बात है खिलाने में कुछ कि सबसे पहले तो जितना मात्रा में आप पहले खिलाते थे पशु को उतना ही मात्रा में इस पुआल को खिलाना है। ऐसा नहीं कि इसको बहुत अधिक मात्रा में अपने पशु को नहीं देना है, नहीं तो इससे यूरिया टॉक्सिसिटी या यूरिया का पॉइजन भी जानवरों में हो सकता है। साथ ही साथ 7 से 8 महीने के जो गर्भवती पशु वैसे पशुओं को आप ये उपचारित पुआल को नहीं खिलाना है और 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही पशुओं को आप उपचारित पुआल नहीं खिलाइएगा। ये सब और जितने पशु उसको आप ये उपचारित पुआल खिला सकते हैं। उपचारित पुआल खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही साथ जो आपको दाना में जो आपका जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से पशुपालक कम लागत में अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जल्द होंगे हाजिर। अच्छे फलन के लिए केले के बगीचों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है और उपयुक्त माना जाता है हमारा राज्य इसके लिए। और अपने राज्य में केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इनके बाग से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पौधों की आयु के अनुसार प्रबंधन करना जरूरी होता है। तो केले के पौधे में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग जिला पटना के कृषि विशेषज्ञ अनुराग सिंह। किसान भाइयों को आज मैं पोषक तत्व के बारे में बताना चाहूँगा। केले का जो 30 से 40% लागत खर्च आता है कुल उत्पादन का, वो खाद एवं उर्वरक की मात्रा पे नष्ट हो जाता है। नाइट्रोजन की जो विशेष मात्रा होती है, यदि उसको हम गोबर की खाद से 25% दे दें तो केले में अत्यधिक उत्पादन ले सकते हैं। वानस्पतिक वृद्धि को हम 4 भागों में बांट के 200 ग्राम नाइट्रोजन जो कि यूरिया से दिया जाता है पर पौधे को दे सकते हैं। साथ में पोटास की बात की जाए तो पोटास 100 ग्राम पर पौधा आवश्यकता होता है। इसके साथ हम यदि जिंक दें, कॉपर दें, मैग्नीज दें और सल्फेट दें तो केले की अच्छी उत्पादन ली जा सकती है। जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो केले के बाग में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए।
केले के थाले में पुआल या पॉलिथीन बिछा देने से सिंचाई की मात्रा आधी हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। कटाई छंटाई। केला लगाते हैं, उसमें से ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं और केला तो होता है लेकिन उसमें फ्रूटिंग कम, यानी जो फल या फूल आते हैं लेट समय में आते हैं, साल में एक ही फल वो ले पाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भूअस्तारी तना निकलता है मदर प्लांट से उसको हटा देना चाहिए। यदि हटाना है तो ये ध्यान रखें कि मदर प्लांट को डैमेज ना, यानी नुकसान न पहुंचे। इसके लिए हम तने को काट के उसमें 3 से 4 ग्राम मिलीलीटर केरोसिन तेल का प्रयोग कर देते हैं और उसमें जैसे ही फ्लावरिंग आए उस कंडीशन में हम दूसरे तने को बढ़ने देते हैं ताकि आगे आने वाली फसल में हम अच्छा उत्पादन ले सकें और साल में 2 बार फली हमें प्राप्त होगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देते हैं कि जो पत्ते चलते हैं मिनिमम 15 से 17 पत्ते केले में होने चाहिए, उससे ज़्यादा जो भी पत्ते हैं उसको काट देना चाहिए। काटने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी पोषक तत्व होगा वो सीधे प्लांट को मिलेगा, अन्य पत्तियों को नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं फसल सुरक्षा के अंतर्गत इसमें लगने वाले कीट केले के विटल के बारे में, जिसे बनाना विटल भी कहते हैं। ये तने तथा पत्तियों से रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जहां तक इसमें लगने वाले रोगों की बात है तो इसमें पत्ती का धब्बा और पानामा रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखने को मिलता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी से आशीष रंजन ने। यह धनिया की फसल में किए जाने वाले कर्षण कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो आशीष कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज धनिया जो मसाला प्रमुख फसल है उस पर जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि धनिया एक मसाले में तो प्रमुख स्थान रखती है और साथ साथ ही इसमें तेल भी पाया जाता है जो काफ़ी हमारे सुगंधित उसमें काम में आता है। धनिया की फसल में सिंचाई मिट्टी के प्रकार और फसल की जल मांग के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप सही समय पर फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो धनिया की फसल कमजोर हो जाएगी और आपको धनिया का कम उत्पादन ही प्राप्त होगा। इसलिए फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। वर्तमान में अभी थोड़ा सा सिंचाई व्यवस्था पे भी ध्यान देना है। हमारी जो फूल की अवस्था है उस समय हम अनिवार्य रूप से सिंचाई करें और दाना भरने की स्थिति में भी हमको सिंचाई का प्रबंध करना है। धनिया की फसल में इस अवस्था में कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है और इन रोगों के कारण पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और धनिया के पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन रोगों का सही समय पर प्रबंधन करें। किसान भाइयों, वर्तमान में धनिया अभी कुछ तो हमारी वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है और कहीं कहीं पर फूल दिखाई दे रहे हैं, फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इसमें प्रमुख रूप से हमको ये ध्यान देना है, यदि हमारे किसी तरह का डिसीज है, असल में 2 तरह की बीमारी संभावना रहती है। एक तो हमारा धनिया पे पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया रोग का असर होता है। इसमें दिखाई देता है सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है, पत्तियों पे अलग से पहचान हो जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू आ रहा है तो किसान भाई उसके लिए जो है घुलनशील सल्फर 80%
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करेंगे तो हमारा इसका पाउडर मिल्ड्यू का ख़त्म हो जाएगा। यदि इसके बाद भी थोड़ी समस्या जाती है तो कैरेथैन दवा आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा देखा गया है स्टेम जो हमारा होता है वो कभी कभी मोटापन आ जाता है, मोटा हो जाते हैं डेंटल, तो वो भी एक रोगी है। तो उसके प्रबंधन के लिए शुरू से ही हम ध्यान रखें। एक तो थोड़ी जो प्रतिरोधी जाति हैं उनका चयन करें और उसके साथ साथ बीज उपचार जो किया जाता है फफूंदनाशक दवा से, जिसे में हम चाहे तो एग्रेसांजियन या सेरेसान से हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके हम बीज बोएंगे तो ये संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं इस तरह की बीमारी की। और जहाँ तक अभी मुख्य रूप से इस पे धनिया पे एफिड जो माहू का प्रकोप होता है, तो इसके लिए किसान भाई जो है इमिडाक्लोपिड 17.8 SL ले सकते हैं, जिसको बाज़ार में मार्केट में कॉन्फिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो वो 3 लीटर पानी पे 1 ml के हिसाब से हमको घोल बना के स्प्रे करना है। और पर ध्यान स्प्रे के समय किसान भाई ये ज़रूर रखें कि पानी का हम समुचित उपयोग करें। करीब करीब जो है 350 से 400 लीटर पानी यदि हम 1 हेक्टेयर में पहुंचाते हैं तो हमारा कंट्रोल अच्छा हमको मिलता है। और ये हमारा इससे हम कॉन्फिडोर से इमिडाक्लोपिड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लीफ चार्ट के आधार पर गेहूं की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन। बदलते मौसम में आलू की फसल का कैसे करें रोगों से बचाव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।